हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक ठाक से होंगे और अपने जीवन में सब अच्छा ही कर रहे होंगे। मेरा नाम मयंक है और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। रोज की तरह सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं उसका पर्पस सिर्फ एजुकेशनल है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा काम आपको कभी भी कोई टिप्स ट्रिक्स गेट रिच क्विक स्कीम्स का रिकमेंडेशन देने का, कोई कॉल्स देने का नहीं है। वो हम कभी भी नहीं करेंगे। हम इन चीजों को डिस्करेज करते हैं। हमारा चैनल बनाने का मेन पर्पस यही है कि हम आपको वो स्किल अपनी तरफ से दे दें। आपका स्किल ऐसा डेवलप हो जाए, रिटेल हमारे भाइयों का स्किल ऐसा डेवलप हो जाए कि उन्हें जीवन में कभी भी किसी भी फेक गुरु की जरूरत ना पड़े। वो इंडिपेंडेंट हो, अपने पैरों पे खड़ा हो, उसके पास इतना स्किल हो कि वो अपने ट्रेडिंग डिसीजंस खुद सेंसिबल रैशनल तरीके से, जस्टिफाइड तरीके से ले पाए। इसी इंटेंट के साथ हमने अपने इस चैनल को शुरू किया है। हम आप सब लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़ करके धन्यवाद, आभार प्रकट करते हैं। पिछले दिनों में हमने ये जो सीरीज एक शुरू की, इसके अंदर में आप लोग हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे हैं। ऐसा मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा कुछ वैल्यू ऐड आपके लिए कर पाऊंगा। अगेन आई एम ग्रेटफुल, थैंकफुल। और मैं इसी से बहुत ज़्यादा खुशी हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसा आप आगे आने वाले समय में भी करते रहेंगे। फटाफट से सर आज के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि आज सैटरडे को जब मार्केट नहीं है, छुट्टी है, तो आज हमारा मार्केट में आने का, ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन को खोल करके बैठने का और आपके साथ समय बिताने का रीजन क्या है। जैसे कि पिछले दिनों में आपने देखा कि हमने एक डेली बेसिस के ऊपर शाम के समय में हम एक सीरीज शुरू करी जिसमें हम डे इन के एक्शन को शाम को समझने की कोशिश करते हैं, साथ साथ अपना प्रिडिक्शन एक बनाने की कोशिश करते हैं कि कल हमें बाजार क्या दिख रहा है, और थोड़ा थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस को भी हम समझते हैं। उसी तरह से मेरा विचार आया कि हम एक वीकली रैपअप, वीकली एनालिसिस भी करें जिसमें हम ये समझने की कोशिश करें कि आगे आने वाला हफ्ता जो है उसके लिए आप कहाँ पर अपना फोकस कर सकते हैं, या मोर और लेस यहाँ पर मैं आपको वो बातें अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ जो मैं अपने लिए खुद करता हूँ, जो एनालिसिस मैं अपने लिए खुद करता हूँ, वो एनालिसिस मैं सेम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और होपफुल हूँ कि जैसी ये एनालिसिस आज तक मेरे लिए बेनिफिशियल प्रॉफिटेबल साबित हुई है, वैसी मेरी भगवान से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो सेम आपके लिए भी वैसी होगी। तो जिस तरीके से मैं अपने लिए स्टॉक स्क्रिप्ट इंडेक्सेस आइडेंटिफाई करता हूँ, वो सेम चीज मैं आपको भी बताना चाहता हूँ, ताकि आप अगले हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। आपका जो फोकस है वो कंसंट्रेटेड हो, आपको पता हो कि कौन से पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर में काम करने में मजा आ सकता है, कहाँ पर तेजी दिख रही है, कहाँ पर कंसोलिडेशन दिख रहा है। आगे आने वाला हफ्ता जो है वो कौन से सेक्टर्स के लिए क्या चीजें लेकर के आ रहा है। मोटा मोटा वीकली एनालिसिस या वीकली मार्केट प्रिडिक्शन की ये सीरीज आज सैटरडे के दिन शुरू करने का मेरा यही मकसद है। बिना फर्दर टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये मेरी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन सामने आपको दिख रही होगी। यहाँ पर मैंने मार्केट में जितने प्रोमिनेंट इंडेक्सेस हैं वो इंडेक्सेस मैंने यहाँ पर लगा रखे हैं। इंडियन मार्केट के इंडेक्सेस मैंने लगा रखे हैं। ये आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने इसको एक्सपैंड कर दिया, और एक्सपैंड ये मेरे को करने नहीं दे रहा। मुझे लगता है शायद ये और एक्सपैंड इससे ज़्यादा होता नहीं होगा, पर मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको और एक्सपेंड करके, नहीं ये इतना ही हो रहा है जी। जैसे आप देख रहे हैं कि निफ्टी का ऑटो इंडेक्स, इसको क्लिक करते हैं। निफ्टी ऑटो इंडेक्स का चार्ट सामने स्क्रीन के ऊपर लग गया। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में था तो मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं। मैंने इसको आप किसी भी तरीके से तो देख सकते थे। निफ्टी तो सबसे पहले ऊपर बैंक निफ्टी आ गया, तो चलिए बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसमें। ये कुछ एक 22-23 इंडेक्सेस हैं जिनकी लिस्ट आपको ट्रेडिंग व्यू में ही मिल जाएगी। ऐसे मिलेगी जब आप इस प्लस को क्लिक करेंगे, यहाँ पर खुलेगा। फ्यूचर्स के चार्ट को क्लिक होने दीजिए और आप यहाँ पर डालिए निफ्टी, जैसे एग्जांपल निफ्टी ऑटो डालिए, तो देखिए क्या होगा। तो ये देखिए, ये देखिए फ्यूचर्स में चार्ट अवेलेबल नहीं, ये हमको इंडेक्स का चार्ट, माफ कीजिएगा, ये हमको इंडेक्स के चार्ट में मिल गया। देखिए क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए सबसे पहले निफ्टी ऑटो का चार्ट आपको यहाँ पर मिल गया, तो आपने निफ्टी ऑटो लगा लिया। निफ्टी बैंक मिल गया, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज मिल गया, निफ्टी आईटी आपको मिल गया। ये सब इंडेक्स है। इंडेक्स के चार्ट आपको यहाँ से मिलते चले गए। निफ्टी पीएसयू बैंक मिल गया, निफ्टी फार्मा, निफ्टी मेटल मिल गया। ये
लगा रखे हैं मैंने, तो इसलिए यहाँ पर एक क्रॉस दिख रहा है। एफएमसीजी, एनर्जी, रियलिटी, प्राइवेट बैंक है, इंफ्रा है, मीडिया है, इस तरह से। निफ्टी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, निफ्टी कंजम्पशन है, कमोडिटीज है, ऑयल नेचुरल गैस है, इस तरह से बहुत सारे हैं। एमएनसी भी है और सीपीएससी भी है। इस तरह से कुछ एक चार्ट्स, कुछ एक इंडेक्सेस आप अपनी लिस्ट में, ये लिस्ट भी आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि आपको ऐसे 22-23 इंडेक्सेस के ऊपर ही काम करना है, पूरा का पूरा मार्केट का व्यू लेना है। जैसे आपने मार्केट, ये आज के वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं 360 डिग्री व्यू फॉर्म करने की, समझने की कोशिश करता हूँ। बट स्टिल इसको आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से अपनी लिस्ट को बना सकते हैं। अगर आप अपना व्यू सिर्फ निफ्टी, बैंक निफ्टी, आईटी, फार्मा, मेटल, मोटे मोटे इंडेक्सेस तक रखना चाहते हैं, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। आप अपने हिसाब से इंडेक्सेस यहाँ पर लगा लीजिए। शुरू करते हैं कि हम कहना और करना क्या चाह रहे हैं। जो हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे साइमल्टेनियस, वो एनालिसिस हमारी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेसिस होगी कि हम डेफिनेटली मार्केट के फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्शन या फ्यूचर मूवमेंट को प्रिडिक्ट करने की, अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो कोशिश हमेशा टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पर ही हो पाती है। जो टेक्निकल एनालिसिस के टूल्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, वो आपको आपकी पोजिशनल में भी, आपकी डिलीवरी में भी, स्विंग में भी, इंट्राडे में भी, क्योंकि देखिए जो इंडिकेटर्स हैं वो इंडिकेटर्स हैं। सिर्फ हम यहाँ पर व्यू फॉर्म करने के लिए सिर्फ अपने टाइम फ्रेम को ही बड़ा कर देंगे, और कोई बहुत ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है। और साथ साथ दो एक चीजें जो और नहीं होंगी वो भी आपको सीखने को मिलेंगी। सबसे पहले आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर ये बैंक निफ्टी लगाया, बैंक निफ्टी का सामने चार्ट खुला हुआ है, इसको हम कर देते हैं हाइड, ताकि हमको बैंक निफ्टी का यहाँ पर चार्ट सामने दिख जाए। ये देखिए, अब यहाँ पर व्यू फॉर्म करने के लिए, वीकली व्यू फॉर्म करने के लिए मैं किस तरह से एनालिसिस शुरू करता हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं किसी भी पर्टिकुलर एक इंडेक्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मैंने बैंक निफ्टी को किया। उसके बाद मैं जाता हूँ टाइम फ्रेम पर। अब टाइम फ्रेम पर देखिए, टाइम फ्रेम की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट जो है, ये देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग व्यू ने आपको एनालिसिस करने के लिए दी हुई है। मेरी कोशिश होती है कि मैं मैक्सिमम टाइम फ्रेम से एनालिसिस शुरू करूं, मतलब 12 महीने से मैं एनालिसिस शुरू करूं। मतलब ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, ये 1 साल की कैंडल है, मतलब 12 महीने की कैंडल है। ये देखिए, यहाँ से आपको कंफर्म होगा। जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये नीचे देखिए, ये नीचे आपको नजर आता है क्या? सबसे नीचे देखिए, ये आपको यहाँ पर साल की कैंडल नजर आती है, मतलब ये 2023 जनवरी की कैंडल नजर आती है। पीछे चलते हैं, 2022 की, 2021, 2020, 19, और इस तरह से। और आप इसको नीचे भी देख सकते हैं कि ये जो आपको एक कैंडल दिख रही है, ये एक कैंडल पूरे 1 साल के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। मतलब सिर्फ ये कि यहां से हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा पर्टिकुलर इंडेक्स अपने एंटायर स्पेक्ट्रम में, अपने एंटायर लाइफ टाइम में कहां पर चल रहा है। उस पर्टिकुलर इंडेक्स का फ्यूचर में क्या उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है, पहला हम ये देखने की कोशिश करते हैं। और अगर वो गिर रहा है तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि क्या उसके नीचे कोई सपोर्ट है। आइए देखते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, 12 महीने का टाइम फ्रेम हो गया, एक कैंडल 1 साल के प्राइस एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये हो गया। अब मैं इसको करूंगा थोड़ा सा वाइड अपनी बात को समझने के लिए, इंडिकेटर को कर दूंगा हाइड। और ये देखिए, जो मैंने इसको वाइड करा तो मुझको ये नजर आया कि ये अभी फिलहाल अपने हाई पर नहीं चल रहा, इसने अपना हाई जो है वो लगा रखा है। तो हम पिछले 2-3 दिन की डिस्कशन में कर रहे हैं, तो ये समझ आया, यहां पर मैंने इसका एक हाई मार्क कर दिया। हाई जो इसका निकल करके आया वो 46,231 पर निकल के आया। एज कि ये इंडेक्स है, फ्यूचर से डिफरेंट है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 46,500 के आसपास अपना हाई लगा करके आया हुआ है, और जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है उसने अपना हाई लगा रखा है 46,231। ठीक है जी, ये यहां से मुझे दिख गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, अब इसके बाद मैं ईयरली टाइम फ्रेम पर मैंने देख लिया कि बैंक निफ्टी जो है वो अपना हाई लगा करके नीचे आया हुआ है, और अपने हाई से कोई बहुत ज्यादा फिलहाल दूरी पर नहीं है। अब मैं आ जाऊंगा इसके डेली के ऊपर। ये आप डेली का चार्ट देखिए, इंडिकेटर आपको एक और दिख रहा होगा, इसको भी हम हाइड कर देते हैं। और ये लाइन लगा रखी है मैंने यहाँ, सेम 46,000 फला के ऊपर मैंने एक लाइन लगा रखी है। मतलब सिर्फ ये है कि जो बैंक निफ्टी का इंडेक्स है वो अपने हाई के आसपास चल रहा है। तो डेफिनेटली हम इसको कंसिडरेशन में रखेंगे। और कमिंग हफ्ते में अगर ये अपने जिस भी दिन डे कैंडल के ऊपर, एज के हमने अपनी एनालिसिस को डेली बेसिस पर कर दिया, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने
अपने इसके ईयरली कैंडल के ऊपर ये देखा कि मार्केट में इसका रेजिस्टेंस कहाँ पर चल रहा है। हमने फाइंड कर लिया 46,231। उसके बाद हमने डेली कैंडल लगाई और डेली कैंडल पर हमने देखा कि वो अपने हाई से कितना दूर है, और हमको वो सामने दिख रहा है कि वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ये किसी भी दिन अपने हाई को काट देगा। जिस भी दिन ये अपने हाई को काट करके उसके ऊपर ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दे देगा, उस दिन हम श्योर हो जाएंगे कि भैया अब इसके अंदर में ऊपर बाजार में अब ये रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया है। अब यहाँ पर कॉन्फिडेंटली बाय की अपॉर्चुनिटीज फाइंड की जा सकती हैं। ये हमारा हो गया बायस ओपिनियन फॉर्म करने का तरीका। जल्दबाजी में, तेजी में बात को समझाने के लिए, या कम समय में अपना इंटायर पीस को कंप्लीट करने के लिए ऐसा हो सकता है कि मैंने बात को तेजी से खींच लिया हो। और अगर ऐसा हुआ हो तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आगे पीछे करके 2-4 बार देखें। होपफुल हूँ बात समझ आ जाएगी। कहने का भाव यहाँ पर सिर्फ इतना है कि पहले हम जाते हैं 12 महीने, और 12 महीने पर हम ये देखते हैं कि जो करंट प्राइस है वो अपने रेजिस्टेंस से कितना दूर है। अगर बाजार ऊपर की तरफ भाग रहा है तो हम उसके हाई के ऊपर एक लाइन लगा लेते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डेली पर, और डेली पर देखते हैं कि वो अपने हाई से कितना दूर है, वो हम कर लेते हैं। एक लाइन हमारी लगी हुई है। अब हम आराम से बैठ जाते हैं। जिस दिन बैंक निफ्टी इंडेक्स अपने हाई को तोड़ देगा और ग्रीन कैंडल से क्लोज कर देगा, उस दिन हम ये मान लेंगे कि फिलहाल में जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर में तेजी है। अब ये ऊपर रेजिस्टेंस फ्री जोन में है, ऊपर अब सामने कोई सेलर बैठा हुआ नहीं है। अब यहाँ पर बाय अपॉर्चुनिटी फाइंड की जा सकती है। ये हो गया हमारा सरल सा तरीका किसी भी एक पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म करने का। हमारा तरीका ये है। एक आध दो एग्जांपल से और देखते हैं, बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। बैंक निफ्टी पर हमने अपना ये काम कर लिया। आइए दूसरे इंडेक्स पर चलते हैं और आप दूसरे इंडेक्स पर बिल्कुल बात फॉलो कर जाएंगे। ये देखिए, ऑटो इंडेक्स जो है उसकी ईयरली कैंडल जो है, वो ईयरली कैंडल अपने बाय डिफॉल्ट ही अपने हाई पर चल रही है, मतलब उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं। और इसका एक दूसरा तरीका रेजिस्टेंस को चेक करने का जो हम फॉलो करते हैं वो ये कि आप इसको इचिमोकू लगाइए। इचिमोकू पर आप अपनी इंफॉर्मेशन एनहांस करना चाहते हैं, इचिमोकू की हम ये कौन सी पर्टिकुलर लाइन को यूज कर रहे हैं, हालांकि मैं आपको ब्रीफ में तो अभी बता दूंगा, पर डिटेल चीज को समझने के लिए आप मेरी टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास सीरीज के कुछ चैप्टर्स वीडियोस जो हैं वो चैनल पर डाले हुए हैं। आप चैप्टर 1 से देखना शुरू कर सकते हैं और आप वहां से अपनी नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। काम की चीज है, ठीक समझे तो देखिएगा। इचिमोकू लगाइए, उसकी सेटिंग में जाइए। जो उसकी फिगर्स हैं उसके साथ हम कोई भी अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करेंगे। स्टाइल में जाएंगे, हम सब कुछ हाइड कर देंगे, सिर्फ लेगिंग स्पैन 26 पीरियड का लेगिंग स्पैन जो होता है बाय डिफॉल्ट हम उसको लगा रहने देंगे और ओके कर देंगे। फटाफट से बता देता हूँ लेगिंग स्पैन क्या होता है। लेगिंग स्पैन आज के करंट प्राइस को प्रिसाइज 26 पीरियड पहले रिप्रेजेंट कर देता है और कुछ नहीं है। इससे ये लाभ होता है कि आज के प्राइस में और 26 पीरियड पहले के प्राइस में हम ये देख लेते हैं कि कहीं कोई प्राइस कंजेशन है या नहीं है। अगर प्राइस कंजेशन नहीं है तो इसका सीधा सीधा सा ये मतलब है कि मार्केट में जो है वो बीच में कहीं पर भी अब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट ऊपर भागने को तैयार है। इसके बाद हम इमीडिएटली आएंगे अपने एक दिन की एनालिसिस पे, और हम एक दिन पे इसको एक्सपेंड करके देखेंगे। और आप ये देखिए कि जो एक दिन का हाई है, जो इसने कल अपना हाई लगाया है, वो बिल्कुल प्रिसाइज अपने पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर आकर के लगा दिया है। ये पिछला उसका हाई था और उसके हाई के आसपास या हाई के ऊपर अपने निफ्टी ऑटो ने अपनी क्लोजिंग दे दी है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि निफ्टी ऑटो, अब देखिए निफ्टी ऑटो अपने आप में तो निफ्टी ऑटो सेगमेंट कुछ नहीं होगा। निफ्टी ऑटो में कुछ ऑटो सेगमेंट के अपने स्टॉक्स होंगे, उनको मिला करके निफ्टी ऑटो बना होगा। अगर निफ्टी ऑटो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है तो इसका मतलब है कि निफ्टी ऑटो के अंदर में कुछ एक ऐसे स्टॉक्स होंगे जो अपने ऑल टाइम हाई पर या बहुत तेजा तेजी से चल रहे होंगे। तो सबसे पहले हमारा तरीका होता है काम करने का कि हम इंडेक्स से शुरू करते हैं, जैसा हमने बैंक निफ्टी में किया या जैसा हमने निफ्टी ऑटो में किया। निफ्टी ऑटो में हमको दिख गया कि निफ्टी ऑटो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, बाजार में ऊपर कहीं पर भी रेजिस्टेंस नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर बात हमको समझ आ गई। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, अब एज निफ्टी ऑटो की ये इंफॉर्मेशन हमारे किस काम की, हमें ये पता चल गया कि चलो ठीक है जी निफ्टी ऑटो जो है अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट होती है, पर मजा तो तब है ना कि ये इंफॉर्मेशन को हम
कहीं पर अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में, अपने इन्वेस्टिंग डिसीजंस में, और कहीं पर अपने अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स को लेने में यूज कर पाएंगे। आइए देखिए कैसे। निफ्टी ऑटो को एक, इस निफ्टी ऑटो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं उनका मैंने ये एक डिटेल लगा रखा है। ये मुझे कहां से मिला? यहां से एनएसई की वेबसाइट पर जाएं। मैं आपको शुरू से बता देता हूं, अगर किसी को नहीं पता है तो उसे और ठीक से बात समझ आ जाएगी। ये एनएसई की वेबसाइट पर जाएंगे, होम पर जाएंगे। ये एनएसई की वेबसाइट है, ये ऐसी दिखती है एनएसई की वेबसाइट। इंटरनेट स्लो है शायद। ये एनएसई की वेबसाइट है, एनएसई की वेबसाइट पर जाइए। ऑल इंडिसेस पर जाइए। उसके बाद निफ्टी 50 पर क्लिक कीजिए। ये चार्ट खुल जाएगा। और उसके बाद जब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये सेक्टोरियल इंडेक्सेस मिल जाएंगे। उसमें निफ्टी ऑटो पर चले जाइए। निफ्टी ऑटो पर जाएंगे तो आपको निफ्टी ऑटो के अंदर में कितने स्टॉक्स हैं, ये सारे के स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ठीक है जी, ये स्टॉक्स हमको मिल गए। इनमें से मैंने अपनी लिस्ट में सिर्फ वो वाले स्टॉक्स लगा रखे हैं जो फ्यूचर में ट्रेड होते हैं। मैंने डिलीवरी के स्टॉक्स नहीं लगा रखे। ये फ्यूचर के ही मैंने क्यों लगा रखे हैं वो फिर किसी दिन और फर्दर जब डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे वो आपको बताऊंगा। पर फिलहाल एनालिसिस के लिए देखिए, इन पर्टिकुलर स्टॉक्स को लगा करके भी मैं आपको कोई ट्रेड रिकमेंडेशन देने वाला नहीं। मेरा सिर्फ यहाँ पर जो मकसद है वो आपको बात समझाना है, वो आपका टेक्निकल स्किल डेवलप करना है। क्योंकि एक बार अगर आपका टेक्निकल स्किल डेवलप हो गया तो उसके उसके बाद तो ये सब आपके लिए नाम रह जाएंगे। उससे उसके बाद आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कि एक बार आपको ये पता चल गया कि मार्केट में किसी भी चीज की डायरेक्शन को कैसे पकड़ा जाता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड किया जाता है, ये कैसे पता किया जाता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जो इस समय अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में पहुंच गया है, या कौन सा ऐसा स्टॉक अपने सपोर्ट फ्री जोन में पहुंच गया है। उसके बाद तो ये सब सिर्फ नाम रह जाएंगे। इस अशोक लेलैंड की जगह पर अगर कोई एबीसी भी लिखा होता तो उससे क्या फर्क पड़ता था, क्योंकि हम तो इसके चार्ट को रीड करके ही ट्रेड करेंगे, हमें नाम से क्या फर्क पड़ता है। आइए देखिए वापस। निफ्टी ऑटो में तेजी है। निफ्टी ऑटो इस समय अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन पर खड़ा हुआ है। ये हमने उसके ऑल टाइम हाई और उसके मंथली और डेली के चार्ट से कंफर्म करवा लिया जी। ठीक। निफ्टी ऑटो में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिनका फ्यूचर ट्रेड होता है वो हमने ये 8-10 स्टॉक सामने लगा रखे हैं। आप भी लगा लीजिएगा। उसमें से सबसे पहला अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसमें मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं किया हुआ, जो अल्फाबेटिकल है हम उसी को देख के चलेंगे। अशोक लेलैंड का सामने आ गया जी। अशोक लेलैंड का मैंने ये चार्ट लगाया और एनालिसिस को फिर मैं उसी तरीके से लेकर के गया उसके ऑल टाइम हाई तक। अब यहां पर देखिए उसका ऑल टाइम हाई की क्या कहानी है। अशोक लेलैंड आज इस जगह पर चल रहा है और उसका ऑल टाइम हाई उसकी हमें ऊपर विक से मिल जाएगा। हम इसके बाद इसमें क्या करेंगे, एक लगाएंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा करके छोड़ देंगे और उसके बाद हम आ जाएंगे इसके डेली बेसिस के ऊपर। और डेली बेसिस के ऊपर हम यहाँ पर आकर के शांति से बैठ जाएंगे और इसके इस लाल लाइन के टूटने का वेट करेंगे। सरल सी इंटरप्रिटेशन है। जिस दिन ये अशोक लेलैंड अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ जाएगा, मतलब ये पिछले इतने दिन के जितने भी सेलर्स हैं, ये सेलर्स जब सारे के सारे हार जाएंगे, नीचे बायर्स प्राइस को ऊपर खींचना शुरू कर देंगे और इस रेजिस्टेंस फ्री जोन के ऊपर यहां कहीं आकर के एक ग्रीन कैंडल से क्लोजिंग दे देंगे। उस दिन हमें पता चल जाएगा जी कि अशोक लेलैंड जो है वो ऊपर भागने को तैयार है। यहां पर हम अपनी कोई लॉन्ग पोजीशन के बारे में विचार कर सकते हैं। अशोक लेलैंड पर हमारी एनालिसिस, अगर आप मेरे से ये पूछें कि मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना ओपिनियन या अपना बायस कैसे फॉर्म करता हूं, तो सर मैं ऐसे फॉर्म, ये मैंने आपको अपना 4-5 सालों के अंदर में जो ज्ञान था, जो इकट्ठा किया था, वो मात्र 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में आपको देने की कोशिश की। कि इस सरल से तरीके से सिर्फ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करके मैं ये पता करने की अपनी तरफ से कोशिश करता हूं कि कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में पोजीशन इस लेवल पर बनाई जा सकती है। और जो आप कभी ये टीवी के ऊपर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स के इंटरव्यूज देखते हैं या यूट्यूब के ऊपर ये सब चीजें देखते हैं ना, कि वो जो बताते हैं कि जी ये स्टॉक यहाँ पर जाकर के रुकेगा या यहाँ से आगे भागेगा या यहाँ से नीचे, ये सब जो बातें होती हैं और बड़ा कॉम्प्लेक्स करके समझाने की कोशिश होती है, वो सिर्फ यही सब कुछ होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। जैसे जो आपको कभी कभी ये बताते हैं ना कि अशोक लेलैंड के अंदर में बाय कर लो, और बाय करने के बाद जो आपको टारगेट देते हैं,
मोंडोस ऑपरेंडी समझिए। अगर किसी ने आपको ये बता रखा होगा ना कि अशोक लेलैंड में बाय कर लो, और बाय के बाद आप उनसे पूछते हैं, या कई लोग पूछते हैं सर जी टारगेट बताओ, और जो टारगेट बताते हैं और आप उनके टारगेट्स को ऐसे मान सम्मान देते हैं कि जैसे भगवान ने कुछ बता दिया हो, कुछ नहीं होता। वो ऊपर रेजिस्टेंस के आसपास का ही प्राइस आपको टारगेट बता देते हैं, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है कि जब प्राइस दौड़ करके यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और पहुंचेगा, तो यहाँ पर ऑलरेडी एक सेलर बैठा हुआ है, इस जगह पर प्राइस ने रिएक्ट करना है। तो जब यहाँ पर प्राइस आकर के रिएक्ट करता है, क्योंकि इसी जगह से प्राइस पहले गिरा था, तो आप समझते हैं कि सामने वाले ने तो कोई ऐसी चीज बता दी, पता नहीं उसके पास ऐसा कोई ऐसा खासो खास ज्ञान है, वो भगवान है या भगवान उसको कान में आकर के शाम को कुछ बता जाता है, और आप उसकी बात पर बिना सोचे समझे विचार किए विश्वास करना शुरू कर देते हैं। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं होता सर। मान लीजिए आज आपके पास वो वाला जादुई ज्ञान आ गया है, कुछ नहीं है इससे ज्यादा। सिर्फ ऑल टाइम हाई को मार्क कर लीजिए और आज के प्राइस एक्शन को देखिए कि आज का प्राइस एक्शन अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से कितना ज्यादा दूर या कितना ज्यादा पास है। आप खुद एक्सपर्ट बन जाएंगे थोड़े दिनों में। ऐसा है, अशोक लेलैंड पर लेवल मार्क करके रख लीजिए और ऑब्जर्व कीजिएगा। बजाज ऑटो देखिए, बजाज ऑटो में मजा है सर, ये देखिए। अब बजाज ऑटो की कहानी देखिए सर। बजाज ऑटो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच गया है। ऊपर हमको कहीं कोई मोटा मोटा लंबा चौड़ा रेजिस्टेंस भी नजर नहीं आ रहा। दिख गया जी। आ भी रहा हो तो उसको भी एक बार फाइंड करने की कोशिश, बहुत छोटा सा डिस्टेंस है सर, आइए इसको भी देख लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लीजिए, इसको मार्क। ये बजाज ऑटो का ऑल टाइम हाई का लेवल मार्क कर लिया। डे पर आइए। कल जो निकल गया है शुक्रवार, शुक्रवार को ही अशोक लेलैंड ने अपने ऑल टाइम हाई को मार्क करा है सर। ये देखिए, उसका जो पिछला ये रेजिस्टेंस का लेवल था, ये एक जो लाइन आप देख रहे हैं, ये था इसका पिछला रेजिस्टेंस, या पिछला इसका हाई जो था, वो था 5,008 रुपए पे। और कल के दिन में शुक्रवार को उसने अपने पिछले 5,008 के हाई को भयंकर तरीके से तोड़ करके ऊपर क्लोजिंग दे दी है। आज हम ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हमको बजाज ऑटो में ऊपर जो टेरिटरी है वो बिल्कुल साफ सुथरी, बिल्कुल क्लियर नजर आती है। अब ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो बजाज ऑटो के अंदर में हमारा ये बायस होगा या है कि बजाज ऑटो इस समय ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है कि अब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर दिखे तो कंसीडर करनी चाहिए। फिर ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए सिर्फ अपने रजिस्टर्ड सेविंग नंबर के ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि मामला आपके पैसे का है। आपके पैसे पर सबसे करेक्ट एडवाइस वही आदमी आपको दे सकते हैं। ये बात यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाती है। अब सोमवार को मैं फटाफट से ये बजाज ऑटो पर अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। सोमवार को अगर हमको बजाज ऑटो में कहीं पर भी अपिश मूवमेंट नजर आता है, तेजी के संकेत नजर आते हैं इंट्राडे में या जैसे भी, तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस के बारे में सोचेंगे। आई होप कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से आपको कुछ इंफॉर्मेशन शायद मिल जाए। अब हम इतनी ज्यादा वो पैरामीटर सेम है, चीज को समझने का तरीका सेम है। अब मैं बहुत ज्यादा समय लगा करके आपको अननेसेसरी बोर नहीं करना चाहता। जो मैं आपको तरीका बताना चाहता था, वो तरीका ये था कि पहले हम सबसे पहले देखिए, हमने, मैं समझता हूं हमने बैंक निफ्टी के ऊपर भी, मैं 1 मिनट बैंक निफ्टी के ऊपर आपसे और बात करता हूँ। इंडेक्स में एक, मैं इंडेक्स में जाऊंगा, बैंक निफ्टी में जाऊंगा। बैंक निफ्टी में हमको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी अपने हाई के आसपास में पहुंचा हुआ है, वो किसी भी दिन अपने हाई को तोड़ेगा। आइए एक और मजे की चीज यहाँ पर देखते हैं। अब हम बैंक निफ्टी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, वहां पर एक बार देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो बैंक निफ्टी के अंदर में तेजी जो हमको सिर्फ इंडेक्स में तेजी नजर आ रही है, कहीं वो खोखली तेजी तो नहीं है? क्या मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे हैं जो तेज हैं या नहीं है? अगर मार्केट के बाकी पार्टिसिपेंट्स में भी तेजी है, जैसे हमने देखा, एक बार ऑटो में दोबारा चलते हैं सर, फिर आपको मैं और तसल्ली से बात को और बता पाऊंगा। ऑटो में अशोक लेलैंड को हमने देखा कि अशोक लेलैंड अपने हाई के पास है, ठीक। बजाज ऑटो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर गया, ठीक। बालकृष्ण अपने हाई से दूर है पर मार्केट में तेजी है। भारत फोर्ज, आइए भारत फोर्ज पर 2 मिनट और बात करते हैं। कहने का भाव इतना है कि निफ्टी ऑटो के अंदर अगर हमें तेजी दिख रही है ना, तो इसका मतलब ये है
कि हमें निफ्टी ऑटो के अंदर और जाना है और ये देखना है कि निफ्टी ऑटो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं क्या वो भी उतने ही तेज हैं, या कहीं हमको किसी तरफ से ऐसा ट्रैप करने की या ऐसा गलत दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही कि निफ्टी ऑटो में तेजी, निफ्टी ऑटो में तेजी। पहले हमने निफ्टी ऑटो की तेजी को देखा, बात को माना, फिर हम निफ्टी ऑटो के अंदर गए, फिर अंदर जाने के बाद हमने एक एक स्टॉक को पकड़ना शुरू करा और वहां पर देखने की कोशिश की। पहला अपना ओपिनियन को डबल कंफर्म करा कि निफ्टी ऑटो में दिखाओ जी कि निफ्टी ऑटो में क्या हो रहा है। आया मजा। निफ्टी ऑटो में देखा जी, भारत फोर्स को देखिए, भारत फोर्स अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है। उसके बाद हम डे पर गए और आप डे पर देखिए, यहां कमाल देखिए आप भारत फोर्स में क्या हो रहा है। ये देखिए भारत फोर्स का कल शाम का प्राइस 26 पीरियड पहले की रिप्रेजेंटेशन और मार्केट में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। भारत फोर्स पर हम कह सकते हैं कि भारत फोर्स ऐसी टेरिटरी में आ गया है जिसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर आपसे कोई भी पूछे कि भारत फोर्स के ऊपर आपका व्यू क्या है, तो आप भी उसे प्रोफेशनल प्रो या किसी टीवी एंकर की तरह से कह सकते हैं कि भारत फोर्स के ऊपर जो व्यू है वो बुलिश है, वो लॉन्ग है। भारत फोर्स के ऊपर शॉर्ट एंट्री नहीं बनती है। ये कॉन्फिडेंस जब आप में आ जाएगा ना, तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि आपको कोई आपको क्या सिखा देगा सामने से आकर के, और आप किसी को इतना तवज्जो क्यों देते हैं, क्योंकि ये चीज तो कोई भी सीख सकता था। 10 15 20 मिनट के इस मेरे वीडियो को देख करके, दो चार टेक्निकल इंडिकेटर लगा करके और मेरी बात को सुन करके अगर आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, तो विश्वास जानिए सर कि मैंने अपने जीवन के मकसद को हासिल कर लिया है। अगर मैं आपको इतना स्किल दे गया कि जिससे आपको ये पता चल जाए, आप कॉन्फिडेंस से कह सकें कि भारत फोर्स के अंदर में अगर एंट्री लेनी है तो भाई लॉन्ग की एंट्री लेनी है, क्योंकि भारत फोर्स ऐसी जगह पर आकर के खड़ा हो गया है कि भारत फोर्स के ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ऊपर कोई सेलर नहीं है। जितना खरीद सकते हो खरीदो, प्रोवाइडेड आपका सेबी रजिस्टर्ड मेंबर आपको डबल कंफर्मेशन दे। देखिए वो मैं बार बार आपको इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं मेंबर नहीं हूं, मेरे पास राइट्स नहीं है, मैं ऑथराइज नहीं हूं, मेरे पास सरकार की तरफ से परमिशन नहीं है, और ये मेरे बिजनेस एथिक्स के भी खिलाफ है कि जो राइट्स मेरे पास नहीं है उसके बेसिस के ऊपर मैं क्यों बोलूं। मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूं आपको ज्ञान देने की कि जिससे आपका आपका इमोशनल बैलेंस बढ़े, आपकी साइकोलॉजी इंप्रूव हो, आपके ट्रेडिंग डिसीजन इंप्रूव हो, और सबसे ज्यादा मेरी कोशिश यह है कि आपके लॉसेस कंट्रोल हो जाए। वो कैसे कंट्रोल होंगे? जब आपको ये पता होगा कि भारत फोर्स के अंदर में अगर ट्रेड लेना है तो लॉन्ग का लेना है, तो दुनिया में कोई भी आपको आप सामने से आकर के बोले तो भारत फोर्स में आप कम से कम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। यही मैंने आपको सिखाना कि लॉन्ग लो या मत लो भारत फोर्स में, वो तो छोड़ दो, लेना ही नहीं, मेरे कहने से तो कोई ट्रेड नहीं लेना। पर भारत फोर्स में शॉर्ट क्यों नहीं लेना है वो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए नहीं लेना है शॉर्ट, के शॉर्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि भारत फोर्स अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आकर के खड़ा हो गया है। भारत फोर्स में सिर्फ लॉन्ग की एंट्री बनती है, वो आपने डबल ट्रिपल हर तरफ से कंफर्म कर लिया। मैं आपको एक चैलेंज देता हूं आज, ये टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास में भी कईयों को दिया मैंने चैलेंज, पर जवाब अभी तक नहीं आया। आज मैं आपको चैलेंज देता हूं कि भारत फोर्स ट्रेडिंग व्यू के ऊपर आप इंडिकेटर्स लगा लगा करके, रीड कर करके, फाइंड कर करके थक जाएंगे, पर ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर खत्म नहीं होंगे। आप दुनिया का कोई भी इंडिकेटर ढूंढ करके दिखा दीजिए जो आपको यह बता दे कि भारत फोर्ज के ऊपर जो व्यू है वो शॉर्ट का व्यू है। अगर आप मुझे सोमवार तक ऐसा करके दिखा देते हैं कि भारत फोर्ज पर जो व्यू आपको नजर आ जाए कि जो व्यू है वो लॉन्ग का नहीं है, शॉर्ट का है, तो आप मुझे बताइएगा सामने से आकर के कि आपकी क्लास कहाँ पर लगती है। मैं आपको आपकी क्लास की फीस भी दूंगा और सबसे आगे आकर के बैठ के चार चीज सीखूंगा। ये नहीं कहता हूं कि मुझे सब कुछ आता है, कॉन्फिडेंस मुझे इतना है कि अगर मैं कह रहा हूं कि भारत फोर्स के ऊपर में जो व्यू है वो बुलिश है, तो इसका मतलब है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा बायस जो है वो भारत फोर्स पे बुलिश है। ज्यादा बोल करके फिर बात खराब होती है, मैं भाव में आगे निकल जाता हूँ ज्यादा बोलने के चक्कर में, उसके लिए आप मुझे माफ कीजिएगा। यही कहना चाहता था कि जब मैं कहता हूं कि निफ्टी ऑटो के अंदर में तेजी है, तो फिर हम निफ्टी ऑटो के और अंदर जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी ऑटो के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी तेज हैं या ऐसे ही सब फ्रॉड बनती चल रही है। बैंक निफ्टी में आइए, अब आएगा और खेल का ज्यादा मजा। इंडेक्स में गए, बैंक निफ्टी में गए, बैंक निफ्टी में हमें यह पता चल गया कि जो प्राइस है वो अपने हाई के आसपास है। इस बात के चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी के पार्टिसिपेंट्स हैं वो भी तेज होंगे, तभी बैंक निफ्टी तेज है, तो बैंक निफ्टी अपने आप में थोड़ा ही कुछ है। अब बैंक निफ्टी में आ गए अंदर हम, पीएनबी देखिए। अब ये देखिए, पीएनबी तो अपने ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है भाई साहब, छोड़ दो।
मार्केट में लोग पीएनबी को लेकर के क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, पर हमारा पीएनबी में लेकर के अगर आप हमसे पूछें तो कम से कम हमारा पीएनबी में लॉन्ग का बायस नहीं है। आइए और देखते हैं बैंक बड़ौदा। बैंक बड़ौदा कोशिश कर रहा है, ये ऊपर बहुत हल्की सी जो लाल लाइन लगी हुई है ये उसका ऑल टाइम हाई है, ये ऑल टाइम हाई के आसपास कोशिश कर रहा है। हो सकता है कमिंग हफ्ते में टूटे, जब टूट जाएगा तो उस समय हमारा जो ओपिनियन या बायस होगा फॉर्म हो जाएगा, अभी नहीं है। फेडरल बैंक, फेडरल बैंक देखिए अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, हल्का सा विक लगा हुआ है, एक आध रुपए का फर्क है। ये देखिए 148-45 पर चल रहा है और 150-55, 2 रुपया अपने ऑल टाइम हाई से मोटा मोटा नीचे चल रहा है। जिस दिन ये अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ देगा डे के ऊपर, उस दिन हमारा जो बायस होगा या ओपिनियन होगा वो फेडरल बैंक को लेकर के बुलिश हो जाएगा। ये हम अपनी हिट लिस्ट में लगा सकते हैं और ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑब्जर्व कैसे, आइए पहले एक बार को देख लेते हैं। एसबीआईएन अपने हाई के आसपास में ही ऊपर नीचे कर रहा है। इंडसइंड बैंक, अब मैं डिस्कशन को तेजी से आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि अननेसेसरी सेम चीजों को रिपीट करने से कुछ हासिल नहीं है। आप वीडियो को पीछे आगे करके देखेंगे तो आपको मोटा मोटी बात समझ आ जाएगी। एक इंडेक्स के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना, फिर इंडेक्स के अंदर जाकर के उसके स्क्रिप्ट्स के ऊपर ओपिनियन फॉर्म करना, मोटा मोटा तरीका हमारा सेम है। कोटक बैंक नहीं, एक्सिस बैंक पर देखिए आपको मजा आएगा। ये देखिए एक्सिस बैंक अपने ऑल टाइम हाई पर डे पर आइए, इमीडिएटली डे पर आइए, इमीडिएटली डे पर देखिए, इमीडिएटली डे पर कमाल हो गया। इमीडिएटली डे पर ये लॉन्ग और पीछे इचिमोकू 26 पीरियड की रिप्रेजेंटेशन, बीच में कहीं भी कोई रेजिस्टेंस नहीं। ये सामने से साफ नजर आ रहा है सर कि एक्सिस बैंक के अंदर एक्सिस बैंक जो है वो बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आ गया, ऊपर कोई सेलर नहीं है। हमारा एक्सिस बैंक में, मेरा पर्सनल ओपिनियन बायस एक्सिस बैंक में लॉन्ग का है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं एक्सिस बैंक में लॉन्ग व्यू रख रहा हूं इस समय। उसके पीछे मेरी एनालिसिस जो थी वो मैंने आपसे शेयर करने की कोशिश की कि मैंने 1 साल मतलब 12 महीने की कैंडल से शुरू करा और शुरू करने के बाद मैं डेली कैंडल तक आया और मैंने देखने की कोशिश की क्या मेरा जो व्यू, जो मेरा बायस है, वो मेरा बायस जो है वो कहीं किसी जगह पर आकर के ट्रैप तो नहीं हो रहा। अभी तक तो लग रहा नहीं हो रहा सर। HDFC अपने, ठीक है, जब तोड़ेगा अपने हाई को तोड़ेगा तब का तब देखेंगे, अभी नहीं है। AU बैंक अपने हाई से दूर है, बंधन बैंक बहुत दूर है, ICICI बैंक अपने हाई के आसपास है। वो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जिस दिन ये ऊपर लाल लाइन को तोड़ देगा उस दिन हमारा व्यू कंफर्म हो जाएगा, जैसा हमारा एक्सिस बैंक में हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट की भी सेम कहानी है। इसका जो ऑल टाइम हाई है, मैं एक बार फिर देख लेता हूँ, 93.65, इसका आप प्राइस देख लेता हूँ। 4-5 रुपए अपने ऑल टाइम हाई से दूर है। कमिंग हफ्ते में टूटेगा नहीं टूटेगा हमें नहीं पता। मैं, बहुत बार लोगों ने मेरे से पूछा कि आपको इसका क्या लगता है उसका क्या लगता है, मैं हर किसी को ये कहता हूँ कि मुझे किसी का कुछ नहीं लगता। हम ट्रेडर लोग हैं, हम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं। हम मार्केट में प्राइस एक्शन के होने के बाद आपको ये बता सकते हैं कि जी मार्केट ने ऐसा बिहेव किया और अब ऐसा हो सकता है। हम आपको पहले अपनी तरफ से कुछ नहीं बता सकते। जैसा कि मैंने कहा एक्सिस बैंक के बारे में कि एक्सिस बैंक ने अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है, मार्केट में कहीं ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने डे पर भी कंफर्म करा लिया कि जी डे के ऊपर भी मार्केट में मेरे को कहीं पर भी कोई भी ऊपर रेजिस्टेंस नजर नहीं आ रहा। तो मार्केट ने अपना प्राइस एक्शन पहले कर दिया, उसके बाद मैं आपको अपना व्यू या ओपिनियन बता रहा हूं कि जी एक्सिस बैंक अपनी अनचार्टेड अनडिफीटेड टेरिटरी में आकर के खड़ा हो गया है। यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, मार्केट और ऊपर नहीं जाएगा, रुक जाएगा। दूसरी चीज, मार्केट और ऊपर भागेगा। और तीसरी के मार्केट यहीं से गिर करके नीचे आ जाएगा। पर किस चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं ये पता करना ही टेक्निकल एनालिसिस है। किस चीज की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यही टेक्निकल एनालिसिस का नाम है। क्योंकि हम ये करते हैं पिछले प्राइस पैटर्न के बेसिस के ऊपर, और पिछले प्राइस पैटर्न हमें ये कहते हैं कि जब ऐसा होता है कि मार्केट अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में आकर के खड़ा कर देता है कोई स्क्रिप्ट, तो उसके बाद वो ऊपर जाता है। सरल सा इंटरप्रिटेशन है सर, कोई फालतू ज्ञानबाजी नहीं है। और सबसे बड़ी की आप मुझे की आपको चीज बताऊं, ये वैसे मेरे को स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर में बोलनी चाहिए थी, मैं इस समय आपको बोल रहा हूं कि जो भी मेरे मुंह से इंफॉर्मेशन आप सुन रहे हैं, जो भी मैं आपको अपने टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल व्यू या टेक्निकल इंडिकेटर या कोई चीज आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, अगर वो करेक्ट साबित होती है तो उसका क्रेडिट मेरा नहीं है। उसका क्रेडिट उन सज्जन लोगों का है, उन सब महान गुरुओं का है, उन किताबों का है, उन वीडियोस का है जहां से मैंने वो सीखी है। क्योंकि मैंने अपनी तरफ से ना कोई इंडिकेटर बनाया, ना अपनी तरफ से इतनी ज्यादा कोई डीप रिसर्च करने की कोशिश की।
तो अगर कोई चीज ठीक होती है तो उसका क्रेडिट उसको जाएगा जिसने सिखाया या जिसने वो इंडिकेटर बनाया। और अगर मेरी कोई इंटरप्रिटेशन या मेरे मुंह से निकले हुए शब्द या कोई बात गलत होती है, जिसके पूरे चांसेस हैं वो गलत होगी, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। वो इस तरह से कि समझाने वाले ने तो उस समय ठीक ही समझाया होगा, मैं ही नहीं समझ पाया। यही मेरा सर, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसे कहना ही ठीक होगा कि अगर कोई चीज ठीक हो रही है तो क्रेडिट उसको दे दो जिसने बताया, और कोई चीज गलत हो रही है तो सर फिर उसके अंदर मयंक को, मेरे को चीजों को सीखने की जरूरत है, सुधार करने की जरूरत है, ना कि उस आदमी को जिसने वो चीज सिखाई है। उसने तो बेहतरी सिखाई थी सर, हम ही ना सीख पाए। 100 बातों की एक बात। आइए देखिए, अभी तक हमने दो इंडेक्सेस के ऊपर अपनी बात की, हमने बैंक निफ्टी पर की। हमें बैंक निफ्टी जो है वो अपना ऑल ऑल टाइम कमिंग वीक में अपना ऑल टाइम हाई तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस दिन वो तोड़ देगा उसके बाद हमारा जो ओपिनियन है उसको लेकर के बुलिश हो जाएगा। बैंक निफ्टी के अंदर हम गए, हमने कुछ स्टॉक्स को देखा, वहां पर हमको एक्सिस बैंक एक ऐसी जगह पर आकर के नजर आया जो हमें लगता है कि एक्सिस बैंक जो है वो अपने ऑल टाइम हाई को तोड़ करके एक अनडिफीटेड टेरिटरी में आकर के खड़ा हो गया। यहां पर मैं आपको एक चीज और बोलता हूं जो मैं डेली एनालिसिस क्लास में भी बोल रहा हूं। इतनी इंफॉर्मेशन सुनने या जानने के बाद, खैर मैं आपको कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा जो आपने बाजार में नहीं देखी होगी, दुनिया यही चार्ट देख रही है, और शायद शुक्रवार को कल के दिन में आपको चारों तरफ से मिल गया होगा कि एक्सिस बैंक अपना ऑल टाइम हाई लगा गया, दिख रहा है सामने। इसका मतलब दो काम नहीं करने हैं। पहला, एक्सिस बैंक में नेकेड कॉल बाइंग नहीं करनी, नहीं करनी, बहुत बड़ा जहर है, आत्महत्या है। दूसरा, एक्सिस बैंक में नेकेड फ्यूचर बाइंग नहीं करनी, एक्सिस। और तीसरा, एक्सिस बैंक में नेकेड डिलीवरी नहीं लेनी। तो पूछोगे भाई, कॉल भी नहीं लेनी, डिलीवरी भी नहीं लेनी, फ्यूचर को भी बाय नहीं करना, तो फिर ये इतनी एनालिसिस करने का, इतनी सिर खपाई करने का, इतना ज्यादा टाइम लगा करके व्यू फॉर्म करने का, भाई फिर ये बता के करना क्या है? सवाल हो सकता है आपका, और सवाल बड़ा वैलिड है। करना ये है कि अगर कोई लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो वो हेज के साथ बनानी है, साथ में काउंटर में हेज लेना है। किसी पर भी पूरी दुनिया में विश्वास नहीं करना है। किसी के कहने से आपकी टेक्निकल एनालिसिस बहुत स्ट्रांग हो सकती है, बहुत बढ़िया हो सकती है, आपने सारे चार्ट हमने लगा करके देख लिए, ऊपर नीचे सब कुछ पता कर लिया, सामने दिख गया कि जी एक्सिस बैंक तेज भागने को तैयार है। मात्र इतनी सी बात सुन करके आपने एक्सिस बैंक में नेकेड पोजीशन नहीं बनानी है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। आपने यहाँ पर प्रोफेशनल की तरह से सोचना है, प्रो की तरह से सोचना है, स्मार्ट मनी की तरह से सोचना है। स्मार्ट मनी ने भी शायद एक्सिस बैंक के अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई होगी, पर उस तरह से नहीं जिस तरह से आप और मैं बनाने की सोचते हैं, वो है नेकेड। डिलीवरी ले लो जी, पैसे का इंतजाम करो, एक्सिस बैंक में स्टॉक उठा लो। दूसरा, एक्सिस बैंक का फ्यूचर खरीद लो। तीसरा, पैसे कम है तो एक्सिस बैंक की कॉल्स खरीद लो। तीनों सबसे गलत अप्रोच है, नहीं करना। एक्सिस बैंक में लॉन्ग पोजीशन बनानी है, लॉन्ग पोजीशन के साथ आपको अपनी पोजीशन को हेज करके चलना है। हेज कैसे होता है, उसके लिए आप थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन एनहांस करें। अगर आप ठीक समझें तो कमेंट में कुछ लिखें, कुछ बताएं, कोई हाय हेलो करें, कुछ भी बताएं, कुछ पूछें, कुछ बताएं, कुछ सीखें समझाएं, कोई चीज़ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कुछ कमेंट्स में लिखें। और हैजिंग पर अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं तो चैनल पर एक हैजिंग के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, दो एक वीडियोस हैं, वहां से शुरू कर सकते हैं। अगर अगर आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि मैं हैजिंग के ऊपर और बात करूं तो मैं वीडियोस और बना दूंगा जो आपके लिए, हम सबके लिए हेल्पफुल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने निफ्टी बैंक, निफ्टी ऑटो में दो सेक्टर्स के ऊपर अपनी एनालिसिस को बनाया, अपना ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश की। एक आपको और चीज दिखाता हूं, निफ्टी पर बात करते हैं 1 मिनट के लिए, फिर उसके बाद बीच में आ जाएंगे। ये देखिए निफ्टी। अब निफ्टी जो है, निफ्टी इस समय अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। ईयरली कैंडल पर भी ऑल टाइम हाई पर है, डेली कैंडल पर भी ऑल टाइम हाई पर है। कहीं पर ऊपर, कहीं पर भी हमको कोई रेजिस्टेंस नजर ही नहीं आ रहा। आप देख रहे हैं शुक्रवार का क्लोजिंग का प्राइस और पिछला उसका 26 पीरियड पहले का इचिमोकू की रिप्रेजेंटेशन, बीच में कहीं पर भी कोई प्राइस कंजेशन है ही नहीं, मतलब बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो सीधी सीधी बात है कि जो निफ्टी है वो अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सिर्फ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लेनी है, शॉर्ट का ट्रेड लेना ही नहीं है। पर हाँ, वापस लॉन्ग का ट्रेड नेकेड नहीं लेना, नेकेड कॉल नहीं खरीदनी, नेकेड फ्यूचर नहीं खरीदना। यार इसमें डिलीवरी क्या रहेंगे, मुझे दो ही तरीके हैं निफ्टी के अंदर मैं समझता हूँ ट्रेड करने के, बस नेकेड फ्यूचर बाय नहीं करना है और नेकेड कॉल्स नहीं खरीदनी है। हेज ट्रेड बनाना है, हेजिंग के साथ काम करना है, अपनी कैपिटल को बचा के चलना है, किसी पे विश्वास नहीं रखना है।
तो निफ्टी पर भी मोटा मोटा हमारा व्यू हो गया कि निफ्टी हमको दिख गया अपना ऑल टाइम हाई पर चल रहा है और डे के ऊपर भी हमको कहीं ऊपर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा, हमारा ओपिनियन फॉर्म हो गया। कमोडिटी इंडेक्स को देखते हैं जी, कमोडिटी क्या कह रहा है, ये देखिए। कमोडिटीज अपने ऑल टाइम हाई पर नहीं है, ऊपर रेजिस्टेंस है 12 महीने पर, हमें ऊपर रेजिस्टेंस का मतलब है ऊपर विक गया, अपना हाई लगा करके नीचे चल रहा है। जब आप इसको डेली पर भी देखेंगे तो आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि वो अपने हाई से नीचे चल रहा है। ये देख लीजिए, ये उसका हाई हाई यहाँ लगाया, हाई लगाने के बाद नीचे आया, जब तक ये अपने पिछले हाई को नहीं तोड़ेगा, क्लोजिंग नहीं दे देगा, हम इसके ऊपर हमारा जो निफ्टी कमोडिटी इंडेक्स है उसके ऊपर हमारा बायस अभी फिलहाल, हमारा कोई भी बायस इसके ऊपर नहीं है। अभी हम इसको मार्केट को साइडवेज ही मानेंगे, शांति रखेंगे। आइए फटाफट खींचते हुए आगे चलते हैं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे। कंजम्पशन फटाफट से देखिए, कंजम्पशन की खूबसूरती देखिए, कंजम्पशन अपने ऑल टाइम हाई पर है। डेली पर आइए, डेली पर हल्का सा बीच में प्राइस कंजेशन मुझे दिख रहा है। ऑल टाइम हाई ये है, ऑल टाइम होने के साथ साथ प्राइस उसके आसपास घूम रहा है। एक आध दिन में अगर मार्केट में तेजी रही तो ये कंजम्पशन इंडेक्स भी अपने ऑल टाइम हाई को अचीव कर लेगा। यहाँ पर अब आप काम करने का तरीका देखिए, आपने कंजम्पशन पर अपना व्यू फॉर्म किया, उसके बाद फटाफट निफ्टी की वेबसाइट पर जाइए, सेक्टर्स में जाइए, सेक्टर्स में जा करके निफ्टी, 1 मिनट मुझे लगेगा, निफ्टी कंजम्पशन को मैं ढूंढ लेता हूँ, निफ्टी कंजम्पशन कहाँ पर है, सीपीएससी, इंडिया कंजम्पशन, इंडिया कंजम्पशन आ गया। इंडिया कंजम्पशन के सारे स्टॉक्स आ गए। आप इन स्टॉक्स को अपने हिसाब से, लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं दिखा देता हूँ, शायद कई तो मेरी लिस्ट में लगे भी होंगे। यहाँ पर देखिए आईटीसी, भारती एयरटेल, आईटीसी और भारती एयरटेल के ऊपर हम अपना व्यू फॉर्म कर लेते हैं फटाफट से, आपको 1 मिनट के अंदर में नजर आएगा। यहाँ हम इसको ऐड कर लेते हैं, ये देखिए आईटीसी का फ्यूचर लगाते हैं और भारतीय एयरटेल का, भारतीय एयरटेल का फ्यूचर लगाते हैं। सबसे पहले हम आईटीसी के ऊपर जाएंगे, आईटीसी तरीका हमारा वही, हम 12 महीने की कैंडल लगाएंगे। हम आईटीसी के अंदर अपना कोई भी फिलहाल व्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि वो अपना हाई लगा करके नीचे चल रहा है। जब हम इसको डेली के ऊपर कंफर्म करेंगे तो आपको ये नजर आ जाएगा, ये देखिए वो अपना हाई लगा करके नीचे चल रहा है, मतलब ऊपर तक गया, उसके बाद नीचे धकेल दिया गया। ये जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश करेगा इस लेवल तक, तो बीच में उसको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। आईटीसी में हमारी तरफ से फिलहाल कोई भी व्यू नहीं है। व्यू तो खैर हम अपनी तरफ से आपको किसी भी स्क्रिप्ट में नहीं देना चाहते। आई होप के मेरे इतने बार बोलने के बाद आपको शायद मेरी बात समझ आ गई है। भारतीय एयरटेल देखिए, इमीडिएटली आपको हमारी बात समझ आएगी कि हम व्यू कैसे बनाते हैं। भारतीय एयरटेल लगाया, ईयरली 12 महीने का हमने टाइम फ्रेम लिया, कैंडल मिली, भारतीय व्यू की, भारतीय में कहीं पर भी हमें कोई बहुत ज्यादा ऊपर कहीं कोई विक नजर नहीं आ रही, हम उसमें डेली पर गए। और डेली पर आप ये देखिए कि शुक्रवार को ही भारती ने अपना ऑल टाइम हाई, जो कल शुक्रवार चला गया, शुक्रवार की कैंडल भारती ने अपना ऑल टाइम हाई अचीव कर लिया। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो भारती है वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, ऊपर कहीं रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। अब हमें सोमवार और आने वाले हफ्ते में अगर भारती में अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है तो हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी चाहिए, हमें शॉर्ट के ट्रेड से बचना चाहिए, बस यही व्यू है सर। एक्सपर्ट भी यही करते हैं, बस कुछ कॉम्प्लेक्स भाषा का यूज कर लेते हैं, टीवी पर आ जाते हैं, अच्छे अच्छे सूट पहने होते हैं, बढ़िया एंकर्स के साथ बैठे होते हैं और आपको लगता है कि उसको बहुत ज्यादा कुछ आता है। इतनी सी इंफॉर्मेशन सीखने के लिए सर आप मान लीजिए कि 45 मिनट्स में तो दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट आप भी हो गए, विश्वास जानिए आप हो गए। करके देखिए, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने अपने टेक्निकल एनालिसिस स्किल को किस लेवल पर लेकर के गए हैं। आप सिर्फ, जो मैं आपको चीजें सिखाने समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सिर्फ आप उसको 1 हफ्ते तक फॉलो करके देख लीजिए। जो भी कमेंट्स आपने देने हैं ना इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो अगले शनिवार को आप लिख दीजिएगा और बताइएगा कि जो बातें आज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो अगले आने वाले 5 दिन में कैसा बिहेव कर रही है, अपने आप पता चल जाएगा सर। आइए चलते हैं वापस इंडेक्स पे। बात वही, जब हम कंजम्पशन पर गए और कंजम्पशन पर हमको प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास नजर आया, तो मैंने अपना ओपिनियन बना लिया कि भैया इंडिया का जो निफ्टी कंजम्पशन का इंडेक्स है वो इस समय तेजी में है। तेजी में कब होगा, जब उसके अंदर कंपोनेंट्स होंगे, उसके अंदर जो शेयर्स होंगे, जैसे ये शेयर्स हैं, ये निफ्टी कंजम्पशन के ये शेयर्स हैं, इसके अंदर में शेयर हैं कितने, 16 और 14, 30 स्टॉक्स हैं जो सारे के सारे मिलकर के निफ्टी
इंडिया कंजम्पशन इंडेक्स बनाते हैं। अब ये 30 के 30 इंडेक्सेस के अंदर जाकर के हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंडेक्सेस के अंदर ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने तेजी पकड़ी हुई है। हमने सिर्फ दो स्टॉक उठाए ऊपर वाले, आईटीसी और भारतीय एयरटेल। और आईटीसी के अंदर हमको ये पता चल गया कि अभी फिलहाल ऊपर रेजिस्टेंस है, प्राइस एकदम से तेजी से नहीं भाग सकता, कहीं रुक जाएगा। भारतीय एयरटेल के अंदर हमने ये सामने देख लिया, अभी हमने उसके ऊपर एक व्यू बनाया और आपको दिखा दिया कि जो भारतीय एयरटेल है भैया, भारतीय एयरटेल इस समय बिल्कुल अपनी अनडिफिटेड टेरिटरी में आकर के खड़ा हो गया है। यहाँ पर इस समय ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर हमें बाय का ट्रेड मिलता है तो देखना चाहिए। हो गया सर। देखिए, एनालिसिस करने का मेरा तरीका यही होने वाला है। मेरे पास कोई रीजन नहीं है कि मैं अननेसेसरी आपको ये सारे के सारे इंडेक्सेस के ऊपर खोल खोल करके वो दिखाऊं और उसके बाद उसकी और इन डेप्थ एनालिसिस में जाकर के एक एक स्टॉक उठा करके आपको दिखाऊं और आपका टाइम वेस्ट करूं। मतलब मेरा सिर्फ इतना था कि मैं आकर के आपको ये बताऊं कि मैं अगर अपना ओपिनियन फॉर्म करने की कोशिश करता हूं, मैं ये कहीं से फाइंड करने की कोशिश करता हूं कि सोमवार को मुझको कहां पर कौन सा क्या ट्रेड लेना है, प्रोवाइडेड हेज ट्रेड। मैं नेकेड कॉल्स नहीं लेता, मैं नेकेड ऑप्शन ट्रेड नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने अपने जीवन के बहुत सारे लॉसेस नेकेड ऑप्शन बाइंग में दे दिए हैं। मैंने अपने लॉसेस का कोटा पूरा कर लिया है। मैंने अपना घर, अपना जीवन नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में ठीक ठाक तरीके से बर्बाद कर लिया है। मैं और नहीं करना चाहता, नहीं करूंगा और सबको यही सलाह देता हूं। दूसरा, नेकेड फ्यूचर बाइंग नहीं करूंगा, कभी नहीं करता। तीसरा, डिलीवरी नहीं लेता नेकेड। क्या करता हूं? हेजिंग के साथ ट्रेड करता हूं। वही आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। उसके लिए इंफॉर्मेशन आप अपने रजिस्टर्ड मेंबर से लीजिए, उससे पूछिए, उससे चीज को समझने की कोशिश कीजिए और विश्वास जानिए, जब आपका वो स्किल डेवलप हो जाएगा तो आप भी प्रोफेशनल प्रो ट्रेडर की तरह से बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट पर बात करेंगे, अपने लॉस को कंट्रोल करने पर बात करेंगे। और वही करना है सर, इस पर्टिकुलर प्रोफेशन में वही करना है। इसको सट्टेबाजी मत समझिए, ये सट्टेबाजी नहीं है, ये प्योर बिजनेस है। इसको बिजनेस के तरीके से ही समझिए और चलाइए। खैर, फटाफट से बात को कंक्लूड करता हूं। देखिए, वीकली एनालिसिस में मैं आपको यही बताना चाहता था कि मैं पहले, सबसे पहले सेक्टर को उठाता हूं कि कौन सा सेक्टर है जो इस समय अपने रेजिस्टेंस फ्री जोन में है। सेक्टर फाइंड करने के बाद मैं अंदर जाता हूं, उसके स्टॉक्स को उठाता हूं और वहां पर ये देखने की कोशिश करता हूं कि कौन सा अपना स्टॉक है जो ऊपर रेजिस्टेंस फ्री या नीचे सपोर्ट फ्री जोन में है। जहां पर मुझको वो अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, मैं उन्हें मार्क कर लेता हूं और उनको डे ऑन डे बेसिस के ऊपर ट्रैक करना शुरू कर देता हूं। आप भी करके देख लीजिए। बात मेरी मोटा मोटी कंप्लीट हो गई। फिलहाल कोई नए थॉट्स मेरे पास आ नहीं रहे। आज का डिस्कशन मैं समझता हूँ ये हमारा वीकली एनालिसिस का लाइफ का फर्स्ट टाइम एक हमने चीज को शुरू किया। और दूसरा एक चीज शायद आपने ऑब्जर्व की होगी कि मेरी कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं होती। जो भी मेरे मन के विचार होते हैं मैं बस उनको बोलता चला जाता हूँ, कोई बीच में गैप्स नहीं होते, कोई कट टेक रीटेक नहीं होते, क्योंकि वो सब चीजें मुझे आती नहीं है। क्योंकि मुझे अपने किसी भी कंटेंट को ना ब्यूटीफाई नहीं करना है। जो है सो है, यही मेरा जेन्युइन कंटेंट। एक चीज याद रखिए, मेरा कंटेंट कभी भी परफेक्ट नहीं होगा, पर हाँ, मेरा कंटेंट जेन्युइन जरूर होगा। और मैं समझता हूँ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं उसको परफेक्ट क्यों करूँ और किसके लिए करूँ। मुझे बीच में कोई कट लगा करके चीजों को पैच करना और ये सब चीजें ना मेरे को आती है, ना मुझे करनी है। हाँ, मन मेरा जरूर इस तरह का करता है कि जो ट्रेडिंग के अंदर, स्टॉक मार्केट में पिछले 5-7 सालों में मैंने चीजें सीखी, गलतियां करी, पैसा बर्बाद करा, वो मैं सब भाइयों को बता दूं फ्री में, ताकि फ्यूचर में अगर कोई मेरे इस फीड को देख करके कुछ 4 चीज सीख लेता है और अपना पैसा बचा लेता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है सर मुझे दुआ देगा। और मुझे, मेरे लिए हो गया ऐसा, बहुत ऐसा। क्योंकि जो एक मास्टर होता है ना, तो वो मुझे पता है, लोग मुझे कहते हैं कि मैं पैदाइशी मास्टर टाइप आदमी हूँ। मेरा निस्वार्थ चीजों को सिखाने का मन करता है, मुझे कुछ ना कोई ना फीस चाहिए किसी से। इसीलिए ही मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस, मेरे चैनल के ऊपर हम कभी कोई कोर्स नहीं बेचेंगे, हम कभी कोई मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन नहीं बेचेंगे, हम कोई सेमिनार नहीं करेंगे, हम कोई किताबें नहीं आपको बेच रहे हैं, हम अपनी तरफ से आपको किसी भी चीज़ का कोई प्रमोशन करने वाले नहीं है। सब कुछ गूगल, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है, आपको जो मन करता है सब खुद खरीदो ना। हमें आपके हार्ड अर्न मनी में से सब कुछ नहीं चाहिए, बस आप उसे बचाओ, अपने परिवार पे उसको लगाओ। स्टॉक मार्केट के काम में हो तो इसको प्रोफेशनल बढ़िया तरीके से सीख करके करो, अपने लॉसेस को कंट्रोल करो। ऐसा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको इतनी अकल मिले कि हम सब ठीक से काम कर पाए। आज का वीडियो सर मोटा मोटी खत्म होता है। कुछ और मेरे पास नए थॉट्स है नहीं। अगर आप ठीक समझें कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ उसमें कुछ वैल्यू है, मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ, मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ और ये एफर्ट आपके काम आ सकता है लाइफ में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
ठीक समझें तो किसी भाई को ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दीजिए, हो सकता है उसके भी काम आ जाए। और जिस तरीके से आप चैनल को देख रहे हैं, रिक्वेस्ट है वैसे देखते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहते हैं कि हम कोई स्पेशल वीडियोस किसी पर्टिकुलर चीज़ पर बनाएं, कोई चीज़ खुद सीखें और आपको सिखाएं, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताइए, आप कुछ भी लिखिए, कमेंट्स में लिखिए। क्योंकि आपके जहन में क्या चल रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? तो मुझे मेल कर सकते हैं, मेल कर दीजिए। कमेंट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, आप कमेंट 1 मिनट लगा करके कमेंट लिख दीजिए, मैं तुरंत पढ़ लूंगा, और अगर उस पर मैं कुछ एक्शन ले पाऊंगा तो मैं डेफिनेटली एक्शन लूंगा, और अपनी और रिटेल कम्युनिटी की नॉलेज को एनहेंस करने की कोशिश करूंगा। बात को करता हूँ खत्म सर, माफ कीजिएगा। फीड को खत्म करता हूँ एक वादे के साथ, कोशिश करूंगा फिर मिलूं, कोई सेंसिबल बात करूं, काम की बात करूं, कुछ वैल्यू ऐड करने की बात करूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और सब ठीक ठाक रहा तो फिर मुलाकात होगी। प्लीज टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।